Hello students, I am Monica Bansal. Today I am going to start poultry farming and fisheries. Let's discuss the content first. Under the heading of poultry farming, we will discuss definition of poultry farming, importance of poultry farming, poultry breeds, management practices, bird flu, poultry disease. And under the heading of fisheries, we will discuss definition of fisheries, importance of fisheries, management practices, type of breeding harpas, fish breeds, and at last we will discuss disease of fisheries. So first of all डिस्कस करते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग होती क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है बच्चे, कि डोमेस्टिक बर्ड्स को रेज करना, पालना, उसको कैसे उसकी इंडस्ट्री क्रिएट करनी, पोल्ट्री कैसे क्रिएट करनी। कौन कौन से बर्ड्स को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं हम, चिकन, टर्की, डक, गीस, इन सब बर्ड्स को हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। क्यों डोमेस्टिकेट करना है इन सब बर्ड्स को, ताकि हम उनसे मीट, एग्स वगैरह ले सकें और अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। इन सब बर्ड्स में से जो चिकन है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में डोमेस्टिकेट किए जाते हैं। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ पोल्ट्री बिजनेस, पोल्ट्री फार्मिंग का, पोल्ट्री बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले तो एक गुड सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। सेकंड, हमारी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जैसे मीट देता है हमें, एग देता है हमें। और थर्ड जो चीज़ है, ये जिसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके वेस्ट मटेरियल में जो भी पोल्ट्री फार्मिंग का वेस्ट मटेरियल बचता है उसमें बहुत ज़्यादा एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम वगैरह होता है, और बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट होते हैं जिसको हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। और क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है पोल्ट्री फार्मिंग की। वैसे जैसे बहुत सारे लोग इसको स्पोर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा कॉक फाइटिंग भी होती है, हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये बहुत ब्यूटीफुल स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी इसकी जो चिकन है या बहुत सारी और एनिमल्स हैं, बड़े ब्यूटीफुली फैंसी चिकन्स होते हैं जो कि लोग एज अ हॉबी इसको डोमेस्टिकेट करते हैं। हेल्दी तो है ही हैं क्योंकि एग और चिकन बहुत ही न्यूट्रिटिव हैं और हमें हेल्दी फूड देते हैं। नेक्स्ट, एज अ ऑर्नामेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी फैंसी और ब्यूटीफुल वेराइटीज़ होती हैं इसमें, तो ऑस्ट्रिच के प्ल्यूम्स बड़े ब्यूटीफुल होते हैं जिसकी वजह से लोग इसे डोमेस्टिकेट करते हैं, इसलिए इसको ऑर्नामेंटल कैटेगरी में भी रखा गया है। और फर्टिलाइज़र एज अ मैन्योर भी हम उसके वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ये भी इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट बच्चे, टाइप्स ऑफ पोल्ट्री ब्रीड्स, अलग अलग तरह की ब्रीड्स होती हैं। इसको तीन कैटेगरी में, तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है पोल्ट्री ब्रीड्स को। सबसे पहले लेइंग है, नेक्स्ट मीट प्रोड्यूसिंग है, एंड थर्ड वन डुअल पर्पस ब्रीड है। सो लेइंग ब्रीड्स में क्या आ जाता है बच्चे, वो ब्रीड्स जो कि जिसमें चिकन है, एग लेइंग कैपेसिटी चिकन की बड़ी अच्छी होती है। इसमें जो चिकन है बहुत अच्छी तरह के बड़े साइज़ के एग जो है वो ले करते हैं। और एग्जांपल्स कौन सी है इसमें, वाइट लेग हॉर्न हो गया, रेड सेक्स लिंक हो गया, ब्लैक सेक्स लिंक ब्रीड्स होगी, ये सारी ब्रीड्स इसमें लेइंग ब्रीड्स में आती हैं। उसने बताया है कि जो हेल्दी हैन है वो बहुत सालों तक एग ले कर सकती है। ठीक है जी, हैन अप्रॉक्सीमेटली 16 to 20 वीक की एज में एग ले करना शुरू कर देती है। और कितनी एग ले करती है हर साल, 20 to 23 डजन एग वो हर साल ले करती है। उसके बाद उसने बताया है कि 14 मंथ की एज में एक प्रोसेस होती है बच्चे हैन में, जिसको क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। मोल्टिंग में क्या होता है, वो हैन जो है अपने फेदर्स को रिमूव करती है, अपने ओल्ड फेदर्स को ड्रॉप आउट करती है, रिमूव करती है, और उसकी जगह नए फेदर्स क्या करती है, ग्रो करती है। इस मोल्टिंग प्रोसेस में वो एग ले नहीं करती। उसके बाद मोल्टिंग के बाद हैन फिर एग ले करना शुरू कर देती है, पर उसकी एग लेइंग कैपेसिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, जैसे कि 16 to 18 डजन एग ले कर सकती है वो पर ईयर। पहले वो 23 डजन तक ले कर सकते थे, अब सिर्फ 16 to 18 डजन ही ले कर सकती है। सो एग लेइंग ब्रीड्स के बारे में ये सब कुछ है। नेक्स्ट, मीट ब्रीड्स। मीट ब्रीड्स में कौन सी एनिमल्स आ जाते हैं, कौन से चिकन आ जाते हैं जिनकी मीट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। सो डेफिनेटली हाई वेट के होंगे, प्रॉपर बॉडी वेट इनका बहुत अच्छा होगा। क्या कहा गया है यहाँ पे कि 1 पाउंड बॉडी वेट जो है वो इंक्रीज़ करते हैं अगर हम इसको 2 पाउंड फीड देते हैं। 2 पाउंड फीड अगर वो खाता है कोई भी चिकन, तो उसका बॉडी वेट 1 पाउंड तक इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी एग्जांपल कौन सी है, कॉर्निश ब्रीड। कॉर्निश ब्रीड बेस्ट मानी गई है मीट ब्रीड्स में से। ठीक है जी। उसके बाद मीट प्रोड्यूसिंग चिकन जो है बच्चे वो ब्रॉड ब्रेस्टेड होता है डेफिनेटली, तभी तो वो अच्छा मीट, अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी का मीट प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, डुअल पर्पस ब्रीड। डुअल पर्पस ब्रीड में क्या आ जाते हैं, कौन सी एग्जांपल आ जाती है, क्लासिकल बैकयार्ड चिकन की।
इसमें दोनों पर्पस सॉल्व होते हैं हमारे ब्रीड्स में, यानी कि कुछ जो मेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी मीट देते हैं, हमें अच्छी क्वालिटी का मीट देते हैं, और जो फीमेल होती हैं, हैन होती हैं, वो बड़े साइज़ के लार्ज ब्राउन शेल्ड एग्स ले करती हैं। इसमें और कौन सी एग्जांपल आ जाती है? रोड आइलैंड रेड आ जाते हैं, न्यू हैम्पशायर ब्रीड्स आ जाती हैं। सो ये सारी की सारी एग्जांपल डुअल पर्पस ब्रीड में आ जाती है। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या है कि जब हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो ब्रीड्स हमने सेलेक्ट करनी है जो डिजीज़ फ्री हों, इसमें किसी भी तरह की डिजीज़ ना हो, हेल्दी चिकन हो सारे के सारे। उसके बाद प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन देनी है उसको। ऐसे ना हो कि उसके एग्स जो है वो सारे रैट्स खा लें, रैबिट्स खा लें, तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रॉपर सेफ फार्म कंडीशन देंगे हम, प्रॉपर फीड देंगे सारे चिकन को, सारे हैंस को। उसके बाद प्रॉपर वाटर देंगे। हाइजीनिक कंडीशन बहुत ज़रूरी है। हेल्थ कंडीशन हेल्दी जो हैं रहने चिकन हमारे बहुत ज़रूरी है। अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली उसके मीट में भी प्रॉब्लम आएगी, एग में भी प्रॉब्लम आएगी, वो सेल नहीं होंगे मार्केट में। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू के बारे में आपने सुना होगा। बर्ड फ्लू एक डिजीज़ थी जो अप्रॉक्सीमेट 2004 में आई थी। क्या कौन सा स्ट्रेन है? वायरल डिजीज़ है बच्चे, H5N1 स्ट्रेन बर्ड फ्लू वायरस से ये चिकन में फैली थी। इन फरवरी 2004 में ये डिज़ीज़ 10 एशियन कंट्री में और यूएसए में पूरी तरह से फैल गई थी। उसके बाद इन इंडिया सारी की सारी जो कंट्री हैं वो इफेक्टेड थी, उसमें इंडिया भी एक कंट्री थी जो इफेक्टेड थी। इंडिया में कौन कौन सी मोस्टली स्टेट्स अफेक्टेड हुई थी? वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, इन स्टेट्स में ज़्यादा बर्ड फ्लू फैला गया था। और मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ कौन सी थी? वियतनाम एंड थाईलैंड। हु ने वार्न कर दिया था उस समय हमें? हु कौन है? आई होप ऑल ऑफ़ यू नो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये। उसने वार्न कर दिया था कि एशिया का कोई भी पार्ट, कोई भी जो सिटी, कोई भी टाउन सेफ़ नहीं होगा इस डेडली डिजीज़ से। इट वॉज़ वार्न कि बहुत सारे लोग डाई हो सकते हैं अगर ये बर्ड फ्लू वायरस का जो स्ट्रेन है वो ह्यूमन स्ट्रेन में मिक्स हो गया, तो यानी कि कन्वर्ट हो गया, म्यूटेट हो गया और ह्यूमन स्ट्रेन में चेंज होके ह्यूमन स्ट्रेन के अंदर ह्यूमन में अंदर एंटर कर गया और ह्यूमन को वो डिजीज़ होगी, तो बहुत सारे ह्यूमन्स भी डाई हो सकते थे। इन्फेक्शन ऑफ कैट, कहता ऐसे भी हो सकता है कि वो बर्ड फ्लू वायरस पहले कैट्स में जाए और कैट्स और डॉग्स से ह्यूमन में जाए, क्योंकि कैट्स और डॉग्स जो होते हैं वो ह्यूमन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज पेट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं ह्यूमन उसको रखना, कैट्स और डॉग्स को। और अगर एक बार ये बर्ड फ्लू वायरस कैट और डॉग्स में चला गया उसके बाद वो ह्यूमन में बड़ी इजीली जा सकता था। सो बहुत ही ज़्यादा फियर था उस समय साइंटिस्ट को कि ह्यूमन में ना चला जाए वायरस और ह्यूमन को किल कर सकता है। एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया कि ह्यूमन फ्लू जो है अगर ह्यूमन स्ट्रेन में चेंज होता है तो कौन सा स्ट्रेन होगा? वो H3N2 स्ट्रेन होगा, जो कि चिकन को कौन सा स्ट्रेन अफेक्ट कर रहा था? H5N1 स्ट्रेन अफेक्ट कर रहा था बर्ड फ्लू वायरस का। बड़ी पॉपुलर, बड़ी ही डेडली डिजीज़ थी उस समय ये। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या थे बच्चे? स्ट्रिक्ट विजिलेंस। उस समय ये था कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखो, कोई भी डिजीज़ चिकन और एग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और जितने भी डिजीज़ चिकन है और एग है वो सारे के सारे उसी समय डिस्पोज ऑफ कर दो ताकि ये डिज़ीज़ फैल ना सके, एक चिकन से दूसरे चिकन में ना फैल सके। सो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है जो उस समय लिए गए थे पोल्ट्री फार्म के ऑनर्स के द्वारा। नेक्स्ट हम डिजीज़ करते हैं पोल्ट्री की। और बहुत सारी डिजीज़ हैं, अलग अलग तरह की डिजीज़ हैं, जैसे बहुत वायरल डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। सो पहली डिजीज़ कौन सी है? न्यूकास्टल डिजीज़ है। ये वायरल डिजीज़ है। इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होती हैं तो चिकन को, नर्वस साइंस दिखाई देते हैं, डायरियाज दिखाई देता है, एग ड्रॉप, एग का नंबर डिक्रीज़ होने लग जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ कौन सी है? इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है। इसमें भी ये भी वायरल डिजीज़ है, इसमें भी रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होती हैं चिकन को और एग ड्रॉप होता है, यानी कि एग का नंबर क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ कौन सी है? फाउल पॉक्स, एवियन पॉक्स भी बोलते हैं इसको। ये भी वायरल डिजीज़ है। इसमें क्या हो जाता है कि चिकन के फेस पे या कॉम पे लेजन्स, जख्म होने शुरू हो जाते हैं और माउथ कैविटी में येलो मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, माइकोप्लाज्मा की डिजीज़ है ये। माइकोप्लाज्मा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये भी रेस्पिरेटरी साइन शो करता है चिकन में। एवियन एनसेफ्लायोमाइटिस, एपिडेमिक ट्रेमर भी बोलते हैं इसको, वायरल डिजीज़ है भी। इसमें नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है चिकन का। कॉलेरा बैक्टीरियल डिजीज़ है, एज ऑल ऑफ यू नो। इसमें क्या होता है? स्वोलन जॉइंट्स, चिकन के जो जॉइंट्स हैं,
हैन के, कोक के वो जॉइंट्स स्वोलन हो जाते हैं, हेड डार्कन कलर के हो जाते हैं। फाउल टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे हमारे बर्ड्स हैं वो किल होना शुरू हो जाते हैं, डाई होना शुरू हो जाता है इस डिजीज़ में, टाइफाइड में। लास्ट इन्फेक्शियस ब्रूसाइटिस गम बोरोन डिजीज़ है, ये वायरल डिजीज़ है जिसमें डायरिया हो जाता है चिकन्स को, हैन को, कोक को। तो ये सारी डिजीज़ हैं जो अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड हुई हैं और चिकन को इसका खतरा होता है डिजीज़ का। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फिशरीज़। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग इंपॉर्टेंट है बच्चे और बहुत ही ज़्यादा इनकम का अच्छा सोर्स है, ऐसे फिशरीज़ भी गुड सोर्स ऑफ इनकम है। कैसे फिशरीज़ होती क्या है? पहले फ़िश को कैच करना, उसको पकड़ना, उसको प्रोसेस करना और उसको सेल कर देना। कौन कौन सी चीज़ों को हम एक्वाटिक एनिमल्स को सेल कर सकते हैं? फिशरीज़ कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? फ़िश आती है इसमें, शेल फिश आते हैं और एक्वाटिक एनिमल्स प्रॉन वगैरह आ जाते हैं सारे। दो तरह के जो फिशेज़ हैं हम कर सकते हैं फिशरीज़ में, फ्रेश वाटर फिशेज़ एंड मेरीन फिशेज़। फ्रेश वाटर फिशेज़ की कौन कौन सी एग्जांपल है? कैटला, रोहू, कॉमन कार्प। मेरीन फिशेज़ की कौन कौन सी एग्जांपल हो जाती हैं? हिल्सा, सार्डिन्स, मैकरेल एंड पॉम्फ्रेट्स। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं जिससे हम फिशरीज़ शुरू कर सकते हैं। अलग अलग तरह की टेक्निक्स हैं, इसमें एक्वा कल्चर भी बोलते हैं इसको, पिस्सीकल्चर भी बोलते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की फ़िशेज़ को हम डोमेस्टिकेट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगी कि कैसे फ़िशेज़ को डोमेस्टिकेट करना है, कैसे उसके पॉन्ड्स को बनाना है। फ़िश का नंबर एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन कब बोलते हैं? जब वीट और राइस का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसे जब फ़िश प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ हो जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंस ऑफ फिशरीज़, बेटे फिशरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे? सबसे पहले तो एक फूड देती है हमें, फूड सिक्योरिटी देती है। फ़िश बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव फूड है, सो फ़िश भी एक बहुत अच्छा गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड न्यूट्रिशन है। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है फिशरीज़ से। उसके अलावा लाइवलीहुड, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ये वही जॉब देती है, रोज़गार देती है। ट्रेड, मोस्ट ट्रेड एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, यानी कि बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी है ये। उसके बाद इंटेग्रल पार्ट है कल्चर का। लोकल पीपल, जो लोकल पीपल है बड़े इजीली फ़िश को क्या कर सकते हैं? कैच कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। सो इजी वे भी है और गुड सोर्स ऑफ इनकम भी है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ फ़िश। फिशरीज़ तो इंपॉर्टेंट है ये, बट फ़िश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? एक बहुत अच्छा, मैंने जैसे बताया कि बड़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू है। प्रोटीन, इसमें 20% एनिमल प्रोटीन है, मिलता है ह्यूमन को अगर वो फ़िश खाता है तो। 60% फ़िश कंजप्शन होती है पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड में, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 60% फ़िश खाई जाती है। इन एशिया 1 बिलियन पीपल जो है वो डिपेंड करते हैं फ़िश पे, सिर्फ वो फ़िश खाते हैं, उनका फ़िश ही है प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके बाद उसने क्या कहा है कि एस्टिमेट सजेस्ट करता है कि सी फूड प्रोडक्शन, जो सी फूड प्रोडक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेड में आता है वो फ़िश स्टॉक ही आता है। फ़िश स्टॉक ही है जिससे हम कैच कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस फ़िश पे डिपेंडेंट हैं फॉर फीडिंग, फूड के लिए। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बच्चे, हम फ़िश को डोमेस्टिकेट करने के लिए कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए? सबसे पहले तो पॉन्ड कंस्ट्रक्शन देखना चाहिए कि पॉन्ड कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें, कितने साइज़ का पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करें, कितना डीप करें और किस तरह का वाटर होना चाहिए पॉन्ड में। फ़िश फीडिंग, उसके बाद फूड, फ़िश को किस तरह का फूड प्रोवाइड कर सकते हैं हम? बढ़िया क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करना होता है फ़िश को। फ़िश हार्वेस्टिंग, फ़िश हार्वेस्टिंग क्या होती है कि जब फ़िश पूरी तरह से पूरा साइज़ अचीव कर लेती है तो उसको हम निकालते कैसे हैं? अलग अलग टूल से निकालते हैं। और फ़िश हार्वेस्टिंग के दौरान ये पूरी तरह से ध्यान रखना है कि उस फ़िश की बॉडी को कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, कोई कट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फिर उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? फ़िश नर्सरी मैनेजमेंट। फ़िश नर्सरी मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत ध्यान से जब छोटी फ़िश होती है उसको मैनेज करना होता है ताकि वो किल ना हो जाए। देन मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ फ़िश, उसके बाद फ़िश की मार्केटिंग करनी होती है, सेल करनी होती है फ़िश को। नेक्स्ट पॉन्ड मेंटेनेंस, कि पॉन्ड का वाटर टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है कि इसमें ऑक्सीजन लेवल सही है कि नहीं, ये ज़्यादा ऑक्सीजन कम तो नहीं होगी, कोई पॉइजन तो नहीं ऐड हो गया इसमें, सही है फ़िश की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या आ जाता है? रेगुलर ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने आपको भी बताया कि रेगुलर ऑब्जर्वेशन करनी होती है पानी के साथ साथ फ़िश की मूवमेंट की भी रेगुलर ऑब्जर्वेशन करनी होती है। स्लगिश फ़िश मूवमेंट, कि कोई फ़िश लेज़ी तो नहीं है,
बीमार तो नहीं है, उसका स्किन, उसकी बॉडी का स्किन डिकलरेशन तो नहीं हो रहा, उसका स्किन कलर ठीक है, कोई हेड तो नहीं टूटा हुआ, उसका हेड ब्रोकन तो नहीं है। तो ऐसे फ़िश को डे टू डे, टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, डायग्नोज करना पड़ता है। रैंडम सैम्पलिंग एंड ऑब्जर्वेशन फॉर क्लिनिक साइन। इतना ही नहीं, फ़िश की भी रैंडम सैम्पलिंग करनी पड़ती है, पानी की भी रैंडम सैम्पलिंग करनी पड़ती है और ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कोई सिम्टम्स, डिजीज़ के सिम्टम्स तो नहीं है। उसके अलावा जितनी भी फ़िश डेड हो जाती हैं, कई बार पानी में डेड हो जाती हैं किसी वजह से, उस डेड फ़िश को इमीडिएटली पानी में से रिमूव कर देना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है कि इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं फिशरीज़ के लिए, उसको डिसइंफेक्ट करो, स्टरलाइज़ करो उसको, ठीक है जी। नेक्स्ट कहता कवर करो कल्चर फैसिलिटीज़। जितनी भी कल्चर फैसिलिटीज़ है उसको नेट से, चाहे कोई पोंड है, चाहे कोई हापा है, उसको नेट से कवर करो। नेक्स्ट न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट। हाँ, बहुत ज़रूरी है बच्चे फ़िश के लिए। अगर आप न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट नहीं दोगे तो फ़िश का वेट कैसे इंक्रीज़ होगा। फ़िश का वेट इंक्रीज़ करने के लिए हमें उसे एक बैलेंस डाइट देनी पड़ेगी। उसके बाद कहता है कोई भी विजिटर, व्हीकल, ऐसे ना हो कि पोंड है तो उसके आसपास व्हीकल्स ट्रैवल करते जाएं, विजिटर ट्रैवल करते जाएं, ये रिस्ट्रिक्ट करना होता है। कोई भी प्रीडेटर ना आए वहाँ पे, बर्ड, स्नेक्स, वो खा सकते हैं फ़िश को। सो इस तरह के प्रीडेटर्स को भी विजिलेंस, इस तरह के प्रीडेटर्स की भी एंट्रेंस रिस्ट्रिक्ट करनी होती है हमें। नेक्स्ट क्या है फ़िश मैनेजमेंट में बच्चे, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में फ़िश डिजीज़ मैनेजमेंट, यानी कि उसको प्रॉपर उसका बिहेवियर चेक करना होता है फ़िश का, वाटर की क्वालिटी प्रॉपर चेक करनी होती है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करनी होती है अफेक्टेड फ़िश की, कि कोई उसको टिक्स माइट्स तो नहीं होंगे, कोई उसमें स्केल्स में प्रॉब्लम तो नहीं होगी फ़िश के। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरत है इसको ट्रीटमेंट की, डायग्नोसिस देखने के बाद, तो आपको सॉल्ट बाथ, यानी कि पानी में थोड़ा सा सॉल्ट, प्रॉपर अमाउंट्स का, प्रॉपर डोज का, या कोई एंटीबायोटिक लाइक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, पोटाशियम परमैंगनेट या फॉर्मलिन पानी में डालना पड़ता है, ठीक है जी। अगर आपको फिर भी अनकन्फर्म्ड डायग्नोसिस है, यानी कि आपको सिम्टम समझ में नहीं आ रहे, तो यू मस्ट कॉन्टैक्ट एक्सपर्ट। तो डेफिनेटली आपको वेटरनरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए कि फ़िश में या वाटर में क्या प्रॉब्लम है। दो तरह के फ़िश कल्चर होते हैं बच्चे, टाइप ऑफ फ़िश कल्चर करने जा रहे हैं। पहला कौन सा है, मोनोकल्चर, एंड नेक्स्ट कौन सा है, पॉलीकल्चर। मोनोकल्चर में हम एक ही तरह की स्पीशीज़ ग्रो करते हैं कल्चर में, पूरे पोंड में एक ही तरह की स्पीशीज़ होती है। इसमें कौन कौन सी फ़िशेज़ ग्रो कर सकते हैं मोनोकल्चर में, ट्रॉट, टिलापिया, कैटफ़िश, कार्प, श्रिम्प। पॉलीकल्चर में हम एक से ज़्यादा फ़िश एक पॉन्ड में रख सकते हैं। मोनो में क्या था, एक पॉन्ड में हम एक ही फ़िश कल्चर करेंगे, एक ही फ़िश रखेंगे। बट पॉलीकल्चर में क्या है, एक पॉन्ड में 2, 3, 4 स्पीशीज़ भी ग्रो कर सकते हैं। पॉलीकल्चर में डेफिनेटली जो पॉलीकल्चर है उसकी यील्ड ज़्यादा होगी मोनोकल्चर से, वो अच्छी बढ़िया चीज़ है पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर को कंपोस्टिक फ़िश फार्मिंग भी बोलते हैं। पर पॉलीकल्चर में एक चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है कि ऐसा ना हो कि अगर हमने 4 फिशेज़ ग्रो करी हैं, 4 स्पीशीज़ ग्रो करी हैं, तो एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ को खा लेती है। सो प्रीडेटरी ना हो फिश। अगर एक स्पीशीज़ प्रीडेटरी होगी दूसरी स्पीशीज़ पे, तो डेफिनेटली वो सारी स्पीशीज़ की जो फिशेज़ है वो खा लेगी, तो उस समय प्रॉब्लम आएगी। तो उसकी फीडिंग हैबिट को ध्यान में रखते हुए हमने एक ही पॉन्ड में 2, 3, 4 स्पीशीज़ को हम ग्रो कर सकते हैं बड़े आराम से पॉलीकल्चर में। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बच्चे हापास दिखाए हैं। अलग अलग तरह के ऐसे हापास हैं जिसमें हम फ़िश ग्रो कर सकते हैं, फ़िश रख सकते हैं। उसके अलावा ये देखो नर्सरी पॉन्ड्स भी होते हैं जिसमें फ़िश ग्रो की जाती है, डोमेस्टिकेट की जाती है। रेयरिंग पॉन्ड्स, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि फ़िश कल्चर में कितने पॉन्ड्स यूज़ होंगे और कैसे कैसे फ़िश को हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इस तरह के रेयरिंग पॉन्ड्स होते हैं जिसमें हम फ़िशेस को रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ब्रीडिंग हापास की टाइप्स। अलग अलग तरह की ब्रीडिंग हापास की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले ब्रीडिंग हापा कौन सी है, इन ब्रीडिंग पॉन्ड। इन ब्रीडिंग पॉन्ड में हम क्या करते हैं, फीमेल फिशेस और मेल फिशेस को रखते हैं और उनको पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन देते हैं। उस पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट के इंजेक्शन में क्या होता है, अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं, जैसे FSH हार्मोन हो गया, LH हार्मोन हो गया। FSH हार्मोन कौन सा होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH हार्मोन कौन सा होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ऐसे हार्मोन की हम अलग अलग डोज में इंजेक्शन देते हैं उनको, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या फिर हाइपोफाइसेशन। ये हार्मोन्स का क्या फ़ायदा होता है, फीमेल फ़िश जो होती है वो अपने एग डिपॉजिट कर देती है पॉन्ड में, और जो मेल फ़िश होती है वो अपने स्पर्म डिपॉजिट कर देता है पॉन्ड में। सो एग और स्पर्म
फर्टिलाइज करते हैं, आपको पता है फिशेज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। सो एग भी पॉन्ड में आ जाते हैं, स्पर्म भी पॉन्ड में आ जाते हैं, सो दोनों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और इन ब्रीडिंग पॉन्ड में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग मिल जाते हैं हमें इन ब्रीडिंग पॉन्ड में। इन ब्रीडिंग पॉन्ड से हम फर्टिलाइज्ड एग को बाहर निकालते हैं और उसको किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, हैचिंग पिट्स में। हैचिंग पिट में जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसको रखते हैं और उसमें से फर्टिलाइज्ड एग में से कुछ टाइम के बाद क्या निकल जाते हैं, छोटे छोटे फिशेस निकल जाती हैं, यंग वंस निकल जाते हैं छोटे छोटे। अब उन यंग वंस को हम हैचिंग पिट से निकाल के हैचलिंग पिट्स में रखते हैं और हैचलिंग पिट्स में ग्रो होने देते हैं वो छोटे छोटे यंग वंस को, छोटे छोटे फिशेस को। वो छोटे छोटे फिशेस जो हैचलिंग पिट्स में पड़ी होती हैं वो 40 मिलीमीटर साइज़ तक ग्रो होती हैं। और जब वो 40 मिलीमीटर साइज़ तक ग्रो हो जाती हैं स्टूडेंट्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्राइज़। 40 मिलीमीटर साइज़ की फिशेस को क्या बोलते हैं हम, फ्राइज़। फिर हम जब फ्राइज़ को हैचलिंग पिट से निकाल के नेक्स्ट किस पॉन्ड में रखते हैं, नर्सरी पॉन्ड में। नर्सरी पॉन्ड में रखते हैं हम और वहाँ पे उनको ग्रो होने देते हैं। और कितने साइज़ तक ग्रो हो जाती हैं वो, 100 mm साइज़ तक। और जब वो फ्राइज़ 100 मिलीमीटर साइज़ तक ग्रो हो जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, फिंगरलिंग्स। ये हम पॉन्ड क्यों चेंज कर रहे हैं, पहले हमने फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इनब्रीडिंग पॉन्ड में रखे, फिर उसको हैचलिंग पॉन्ड में रखा, फिर उसमें से छोटे से यंग वन निकल के उसको हैचलिंग पिट्स में रख दिया, फिर 40 mm फ्राइज़ को हमने नर्सरी पॉन्ड में डाल दिया, फिर वो फिंगरलिंग्स में चेंज होंगी 100 मिलीमीटर तक। क्यों ये पॉन्ड्स क्यों चेंज करें हैं बच्चे, ताकि एक जो बड़ी वाली फ़िश है वो छोटी वाली फ़िश को खा ना ले, या 100 mm की जो फ़िश है वो 40 mm की फ़िश को, एग्स को खा ना ले। इसलिए हम जैसे जैसे फ़िश ग्रो हो जाती है, जैसे जैसे फ़िश का साइज़ बड़ा हो जाता है, हम उसको उस पॉन्ड से निकाल के दूसरे पॉन्ड्स में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। नेक्स्ट कौन सा पॉन्ड है, रेयरिंग पॉन्ड। जब फिंगरलिंग्स क्या हो जाते हैं, 100 mm साइज़ के हो जाते हैं, तो हम उनको किस पॉन्ड से निकाल के, नर्सरी पॉन्ड से निकाल के किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, रेयरिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और रेयरिंग पॉन्ड में हम 3 महीने के लिए रखते हैं। 3 महीने के बाद हम उस रेयरिंग पॉन्ड से निकाल के फ़िश को स्टॉकिंग पॉन्ड में रख देते हैं। स्टॉकिंग पॉन्ड में हम उसको पूरा फुल साइज़ अटेन होने देते हैं। पूरा फुल साइज़ स्टॉकिंग पॉन्ड में अटेन हो जाता है। जब पूरे साइज़ की फ़िश हो जाती है तो हम स्टॉकिंग पॉन्ड से निकाल के उसको क्या रखते हैं, स्पेशल हार्वेस्टिंग पॉन्ड में, और वहाँ पे हम करते हैं हार्वेस्टिंग की जाती है फ़िश की। अलग अलग तरह से फ़िश को कैप्चर किया जाता है उस पॉन्ड में से, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ़िशिंग और हार्वेस्टिंग। अलग अलग तरह के टूल किए जाते हैं, उस टूल पे डिफरेंट तरह के नेट्स होते हैं जिससे हम फ़िश को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं उस पॉन्ड में से, और उसके बाद हम फ़िश को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, मार्केट कर देते हैं। ऐसे हम अलग अलग तरह के पॉन्ड्स यूज़ करते हैं फिशरीज़ के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ़िश ब्रीड्स। 3 तरह की बच्चे फ़िश ब्रीड्स हैं, इनलैंड फिशरीज़, ब्रैकिश वाटर फिशरीज़ एंड मैरीन फिशरीज़। इनलैंड फिशरीज़ कौन सी होती हैं, जो कि फ्रेश वाटर बॉडी में फ़िश मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, इनलैंड फिशरीज़। और इसको डोमेस्टिकेट भी हम फ्रेश वाटर बॉडी में ही कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि जो फ्रेश वाटर बॉडी की फ़िश है उसको हम मैरीन वाटर में डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। मैरीन वाटर की फ़िश को, समुंदर से फ़िश को निकाल के हम फ्रेश वाटर में रख सकते हैं, वो किल हो जाएगी। सो जिस वाटर की फ़िश है उसी वाटर में हमें उसको डोमेस्टिकेट करना होता है। सो इनलैंड फिशरीज़ कौन सी होती हैं, जो फ्रेश वाटर की फिशरीज़ होती हैं, जैसे रिवर की, पॉन्ड की, लेक्स की। एग्जाम्पल कौन सी है इसकी, कार्प्स, सिंगी, महासीर। तो ये सारे एग्जाम्पल इनलैंड फिशरीज़ की। ब्रैकिश वाटर फिशरीज़ कौन सी हैं, जो कि ईस्चुरीज़ वगैरह में पाई जाती हैं, जिसमें फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर मिक्स होता है। ठीक है जी। इसमें कौन कौन सी आ जाती है, प्रॉन फार्मिंग आ जाती है, मिल्क फ़िश आ जाती है, मुलेट्स वगैरह आ जाते हैं, सारे जो है ब्रैकिश वाटर फिशरीज़ हैं। नेक्स्ट कौन सी है, मेरीन फिशरीज़। मेरीन फिशरीज़ जो समुंदर के पानी में रखी जाती हैं, डोमेस्टिकेट की जाती हैं, सीधा समुंदर से कैप्चर की जाती हैं और सेल की जाती है। इसकी कौन सी एग्जांपल है, श्रिम्प्स, ट्यूना, ये सारी मेरीन फिशरीज़ आ जाती हैं। सो ये सारी फ़िश की ब्रीड्स थी। नेक्स्ट है फ़िश की डिजीज़। 5 डिजीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं। पहली डिजीज़ कौन सी है, वायरल हिमोरेजिक सेप्टिकीमिया। नेक्स्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस। नेक्स्ट क्या है, गिल रॉट, फिन रॉट एंड ड्रॉपसी। इस तरह की फ़िश की डिजीज़ का नाम होता है, जो फ़िश के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को क्या करती है, इन्फेक्ट करती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर फ़िश थोड़ी सी भी स्लगिश, लेज़ी हो, या कोई आपको सिम्टम नज़र आए तो उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि वो पानी में है और उस पानी के थ्रू अलग अलग फ़िशेज़ को, दूसरी फ़िशेज़ को भी वो डिज़ीज़ लग सकती है। सो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए डिजीज़ का।
फिशरीज़ में अगर थोड़ी सी भी डिजीज़ स्प्रेड होगी तो हमारा पूरा फ़िश कल्चर क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सो ये सारी फिशरीज़ थी जो हमने डिस्कस करी। आई होप यू हैव लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर करना बच्चे और अच्छी तरह से याद करना इसको। गुड लक।